विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, इन सब की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। भाषा की लघुतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। जैसे कि परिभाषा में हमने जाना कि यदि भाषा की लघुतम इकाई वाक्य कहलाती है तो वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द होती है। कहने का अभिप्राय यह हुआ, यदि कोई व्यक्ति वक्ता के रूप में अपनी भावाभिव्यक्ति को स्पष्ट करना चाहता है तो वह जब भी कभी बोलता है तो वह वाक्यों के अंतर्गत अपनी बात कहना चाहता है। और वाक्य बनते हैं शब्दों के मिश्रण द्वारा। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को हम वाक्य की श्रेणी में लेते हैं। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि वर्ण और अक्षरों का समूह तो हो परंतु वह सार्थक भी होना चाहिए जिसे हम शब्द कहें। अब सार्थकता के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। पहले लेते हैं सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। कहने का अभिप्राय बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके अपने आप में अर्थ नहीं होते परंतु यहाँ केवल उन्हीं शब्दों की बात हम कर सकते हैं जो सार्थक होते हैं। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जिन शब्दों को सुनकर व्यक्ति के मन में या श्रोता के मन में कोई आकार प्रकार, कोई किसी वस्तु का चित्र उभरता हो, कोई उसमें सार्थकता नजर आती हो, उसे हम शब्द कहते हैं। यद्यपि ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो सार्थकता विहीन होते हैं, निरर्थक होते हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो मंदिर, पुस्तक। जैसे ही मंदिर बोला और पुस्तक बोला उसके उपरांत हमारे मन में एक जगह विशेष, कोई चित्र विशेष, कोई आकार विशेष की आकृति उभर आती है। इस प्रकार से इनको हम सार्थक शब्द कहेंगे। कहने का अभिप्राय सिर्फ यही हुआ कि जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ होता है, जो अर्थवान होते हैं, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा भाग है सार्थकता के आधार पर निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कि बोलचाल की भाषा में करते हैं, इधर उधर की भाषाओं में जो हम करते हैं, या सामान्य जो हमारी ग्रामीण अंचल की जो बोली होती है उसमें बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो जोड़े विशेष के आधार पर बने होते हैं। उसमें जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसमें कुछ शब्द निरर्थक हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखें जैसे फटाफट, चटाचट, धर धर आदि। इसी प्रकार कुछ शब्द और भी हैं, जैसे कि हम बात करें रोटी वोटी, खाना वाना, आना वाना, पानी वानी। तो वोटी, आना वाना जो शब्द इसमें सामंजस्य के रूप में, जोड़े के रूप में, योजक चिन्ह द्वारा जो शब्द इसमें जोड़े गए हैं, कुछ शब्द उसमें क्या हैं, वो निरर्थक होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे सार्थकता के बाद। सार्थकता के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं उसके बाद हम बात करेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार का होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति का अभिप्राय है जन्म। किस आधार पर शब्दों का जन्म होता है उस आधार पर हम शब्द की भेदों की बात करेंगे। जैसे यहाँ भेद बताए 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। इन सभी की परिभाषा देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से तत्सम शब्द कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं और विदेशज कहलाते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द पहले लेते हैं हम। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हों तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम बताएं कि जैसे कि आप जानते और मानते और समझते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है और संस्कृत के जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों हमने जो ग्रहण कर लिए, स्वीकार कर लिए, मान लिए, हमारी हिंदी भाषा में वो जो शब्द संस्कृत के हैं वो ज्यों के त्यों प्रयुक्त होने लगे, उनको हम तत्सम शब्द की श्रेणी में लेते हैं। उदाहरण के रूप में देखें जैसे मयूर, नयन, अमूल्य, वानर। यहाँ 4 शब्द के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। यानी कि मयूर, नयन, अमूल्य और वानर, यही शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों हैं और हिंदी में आने के उपरांत, ज्यों के त्यों आने के उपरांत ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दूसरा भेद है तद्भव शब्दों का।
या तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण, तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। हम इसको और सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करें तो कहेंगे कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते समय कुछ बिगड़कर या कुछ बदलकर प्रयुक्त होने लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि संस्कृत के शब्द तो होते हैं, परंतु हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते समय उनमें कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन, कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। वो अपने मूल रूप को खोकर कुछ नया रूप धारण करके हमारे समक्ष आते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, आग, मोर, बंदर, चांद। अब यहाँ देखिए, आग तद्भव शब्द है, अग्नि उसका तत्सम शब्द है, मोर तद्भव शब्द है, मयूर तत्सम शब्द है, बंदर तद्भव शब्द है और वानर तत्सम शब्द है। चांद यदि तद्भव शब्द है तो चंद्र उसका तत्सम शब्द है। इस प्रकार से बिगड़ करके, बदलाव लेकर के हिंदी में दूसरी संस्कृत के शब्द आते हैं तो वह तद्भव की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे देशज शब्द की। जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अब देखिए, हेडिंग जो शीर्षक हमारा है देशज, देश जमा जय, अर्थात हमारी अपने देश में हमारी अपनी भाषाओं से उत्पन्न होने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे कि हमने देखा दुआ, थोथा, लोटा, ऐसा अनेक शब्द हैं जो हमारी क्षेत्रीय बोलियों के अनुसार उत्पन्न होते रहते हैं और निरंतर हमारी बोलचाल की भाषा में वो प्रयुक्त होते हैं। क्षेत्र विशेष की जो बोलियां होती हैं, जगह विशेष के अनुसार जो बोलियां या भाषाएं होती हैं, उनके अपने कुछ शब्द होते हैं। वही शब्द जब भाषा में प्रयुक्त होने लग जाते हैं वो देशज शब्दों की श्रेणी में आ जाते हैं। चौथा उत्पत्ति के आधार पर भेद है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, जैसे कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि विदेश जमा जय से उत्पन्न हुए, अर्थात विदेशी भाषाओं से उत्पन्न होने वाले शब्द। दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि हमारी हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं तो दूसरी भाषाओं के हमारे यहाँ आ गए हैं। अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, फ्रेंच, या कहेंगे हम फारसी और अनेक उर्दू, अनेक भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते रहते हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा के विस्तार को आयाम देते हैं। लेकिन वो हिंदी के शब्द नहीं कहलाएंगे, वो विदेशज शब्द कहलाएंगे। जैसे उदाहरण देखें, अलमीरा, आलपिन, दो शब्द यहाँ दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक शब्द हैं जैसे कि डॉक्टर, नॉलेज, स्कूल, स्टूल आदि। अनेक ऐसे शब्द हैं, कॉपी है, फुटबॉल आदि। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमारे पास दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशज कहलाएंगे। दूसरी भाषाओं से आए हुए हमारी भाषा को समृद्ध करने के लिए वो शब्द कहला सकते हैं। कुछ तत्सम व तद्भव शब्द हम देख सकते हैं। अगम का तत्सम शब्द है अगम्य, अमोल का तत्सम शब्द अमूल्य, आग का तत्सम शब्द अग्नि, आम का आम्र है, नाक का नासिका है और ब्याह का विवाह है, भाप का तत्सम शब्द वास, भाई का तत्सम शब्द है भ्राता। इस आधार पे शब्द विचार की श्रेणी के अंतर्गत इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद हमने पढ़े, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब हम देखेंगे शब्द की प्रकृति के आधार पर शब्द विचार के अंतर्गत इसी अध्याय में आगे बढ़ते हुए कि रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना का मतलब है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब बनावट, निर्माण प्रक्रिया, अर्थात हम बहुत से शब्दों का निरंतर निर्माण करते रहते हैं। नए नए शब्दों का निर्माण करना हम सब की आदतों में शामिल है। तो यहाँ पर देखना है कि रचना की दृष्टि से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके 3 भेद माने गए। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योगरूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द 3 प्रकार के शब्द ऐसे होते हैं जो रचना के आधार पे, बनावट के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे 3 भेद माने गए, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। पहला लेते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लोटा, कल या जल आदि। कहने का अभिप्राय, यदि रूढ़ शब्दों की श्रेणी की बात करें तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको हम टुकड़े करें, खंडित करें, वर्ण विन्यास करें, अक्षर विन्यास करें,
कहने का मतलब यदि जो शब्द हमारे समक्ष होता है उसको हम खंडित करें, टुकड़ों में विभाजित करें, तो उनके जो खंड होंगे वो सार्थकता लिए हुए नहीं होते। जैसे पहला लेते हैं लोटा। लोटा शब्द को अक्षर विन्यास करें लो और टा, लो टा। लो का अपने आप में कोई अर्थ नहीं, टा का अपने आप में कोई अर्थ नहीं, और लो का भी अलग वर्ण विन्यास करें, जैसे ल ओ टे आ। ल में ओ की मात्रा है, टे में आ की मात्रा है। इस प्रकार से इनका विभाजन करने से भी ये रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि इनके जितने भी वर्ण विन्यास खंड किए गए उनमें सार्थकता नहीं। ऐसे ही क ल ज ल, इनका अपने आप में भी अलग अलग खंड करने पर अर्थ नहीं, इसलिए परंपरा से जुड़े हुए होते हैं। और परंपरा जिनके लिए अर्थ रूढ़ हो गए, प्रचलित हो गए, सामान्य अर्थ में जिनका प्रयोग होता है वो रूढ़ हो जाते हैं। दूसरा लेते हैं यौगिक शब्द। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, मतलब कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से तो बने हों। यौगिक का मतलब है मेल, मिलाप, मिश्रण, संयोग, संधि। उन शब्दों को कहते हैं यौगिक शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं। कहने का अभिप्राय कि दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मेल से बन सकते हों, परंतु जब उनके खंड करते, टुकड़े करते हैं उन शब्दों के, तो दोनों शब्द अपने आप में सार्थकता लिए हुए होते हैं। यानी कि वो खंड, जो टुकड़े रूढ़ शब्द की तरह नहीं होते, अपितु उनके अपने आप में अर्थ होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय दो शब्दों के मेल से विद्यालय शब्द बना। दया सागर, दया और सागर दो शब्दों के मेल से दया सागर शब्द बना। अब विद्यालय शब्द में देखिए, विद्या और आलय, विद्या का अपने आप में अर्थ है ज्ञान, आलय का अपने आप में अर्थ है आश्रय, घर, मंदिर, पाठशाला आदि। इसी प्रकार से दया सागर, दया का भी अपने आप में अर्थ और सागर का भी अपने आप में अर्थ है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि यौगिक शब्द वे होते हैं जो अलग अलग करने के बाद, खंड करने के बाद, टुकड़े करने के बाद उनका अपने आप में स्वतंत्र अर्थ होता है, इसलिए वह यौगिक की श्रेणी में आते हैं। तीसरा जो भेद है, व्युत्पत्ति के आधार पर योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी कि वह यौगिक श्रेणी में तो आ सकते हैं, परंतु वह जिस शब्द जो सामने देखने से समझ में आ रहा है उसकी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कराते, अपितु किसी दूसरे अर्थ, किसी विशेष अर्थ की ओर हमारा संकेत करते हैं, वो यौगिक की बजाय योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, पंकज। पंकज शब्द पंक और जय के मेल से बना है, जिसका विशेष अर्थ कमल होता है। पंक जमा जय, पंक का अर्थ है कीचड़ और जय का अर्थ है उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, और कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो इसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास के रूप में देख सकते हैं कि बहुव्रीहि समास में भी अन्य अर्थ की ओर संकेत किया जाता है। जैसे कि हम बात करें दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात उसका अर्थ है रावण की ओर वह संकेत करता है। इसी प्रकार योग रूढ़ शब्द भी यौगिक तो होते हैं परंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। यहाँ पर आज मैंने अपनी वीडियो में आपको शब्द विचार के बारे में बताया और शब्दों के स्वरूप को जाना। जैसे कि हमने आरंभ से बात की कि सार्थकता के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? हमने बात की सार्थक और निरर्थक शब्दों की। उत्पत्ति के आधार पर हमने 4 प्रकार के शब्दों की बात की, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और व्युत्पत्ति या हम बात करेंगे रचना के आधार पे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इस प्रकार से आप लगातार मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को दबाते रहें, दोस्तों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।